नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाय नमो कुलोवे सव्वसागुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जय सुमङ्गल नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयम् विरच्यते स्वल्पधिया हिताय। पंडित गोपाल दास जी वरैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें जीव द्रव्य का स्वरूप द्रव्य संग्रह जी के आधार से जो हम देख रहे थे, वहां पर एक ये बात आई कि जीव जो है वह संसारी है। हाँ, दो प्रकार से जीव होते हैं, तो तत्वार सूत्र में भी आया, संसारी और मुक्त। ये संसारी जीवों की अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस। त्रस में दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री। ऐसे संसार में इन इन प्रकार से जीव पाए जाते हैं। एक इंद्री जीव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये पांच स्थावर कहलाते हैं। और त्रस जीवों में दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री। पंचेंद्री के भी फिर दो भेद बनते हैं, संघी और असंघी, मन सहित और मन रहित। दो इंद्रिय जीवों के उदाहरण लट आदि होते, लट वगैरह, छोटे 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 जो कीड़े रेंगने वाले, है ना, इल्ली वगैरह, ये सब दो इंद्रिय जीव कहलाते हैं। तीन इंद्रिय जीव चींटी आदि जो होते हैं, ये तीन इंद्रिय। और मच्छर और ऐसे जो उड़ने वाले भौरा मच्छर, ये जो उड़ने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ये चार इंद्रिय जीव होते हैं। और पंचेंद्री में तो देव सारे पंचेंद्री, मनुष्य सारे पंचेंद्री, नारकी सभी पंचेंद्री। और त्रियंचों में ही एक से लेके चार तक का भेद बनता है, बाकी कुछ पंचेंद्री त्रियंच भी होते हैं, गाय, घोड़ा, बकरी, उल्लू, गधा, भैंस, है ना, ये सब पंचेंद्री जीव होते हैं। सांप पंचेंद्री होता है कि नहीं होता है? होता है? नहीं होता है? होता है। अरे सांप के भी कान होते हैं। कैसे पता? कि सुनो, आप तो कुछ नहीं करो। पार्षद भगवान की कथा पढ़ी है? पार्षद भगवान की कथा में वो जो नाग नागिन है, वो मर करके स्वर्ग में देव हुए, है ना, आती है ना कथा। तो पता है स्वर्ग में कौन जा सकता है? पंचेंद्री जीव ही स्वर्ग में जा सकता है। एक से लेके चार इंद्री तक के जीव स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। तो इससे ये पता चल गया कि सांप जो है वो पंचेंद्री होता है। कान ढूंढने जाओगे तो शायद ना भी मिले। आगे चलो। तो ये अपन ने थोड़ी बहुत ये बात की थी। फिर उसके बाद ऐसा भी पढ़ा था क्या, कि ये संसार में अनंत जीव रहते हैं, और जो अज्ञानी जीव है वे अपनी मिथ्या मान्यता के कारण चारों ही गतियों में परिपूर्ण दुखी है। और जो ज्ञानी जीव है, उनके जितने जितनी शुद्धता होती है उतने उतने वे सुखी होते जाते हैं। और जिनके पूर्ण शुद्धता है, ऐसे अरिहंत भगवान, वे संसार में रहते हुए भी परिपूर्ण सुखी है। कैसी उल्टी मान्यताएं होती है, क्या इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है, उसकी बात हमने कल की क्लास में की थी। अब आज तो हमको ये पढ़ना है कि ये जीव ऐसी इष्ट अनिष्ट बुद्धि की वजह से, उल्टी मान्यता की वजह से संसार में कैसे कैसे परिभ्रमण करता रहता है, कैसे कैसे संसार का चक्र चलता रहता है। आज बहुत शॉर्ट में पंच परावर्तन रूप संसार, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है?
छह ढाला में संसार भावना में पंडित दौलत राम जी ने ये लाइन लिखी, क्या लिखी? चहु गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगा रहा। बराबर। चहु गति दुख जीव भरे, चारों ही गतियों में दुखी ही जीव भरे हुए हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन पंच करे हैं, पांच प्रकार के परावर्तन किए ही करते हैं, एक भाव से दूसरा भाव धारण करते रहते हैं। अब कैसे ये एक भाव से दूसरा भाव धारण होता है, वो बात अपन लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ चर्चा गोमटसार ग्रंथ के आधार से भी लेंगे अगर डिटेल की आवश्यकता पड़ी तो, नहीं तो ये जो नोट्स बने हैं इसमें से अपन पढ़ेंगे। इसके पहले भी बहुत डिटेल में जब हम लोगों ने छह ढाला का स्वाध्याय किया था तब पंच परावर्तन पढ़े थे। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना हो तो वो लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, वहां से आप उसको पढ़ सकते हो। आइए, परावर्तन। एक मिनट। संसार होता है ना, अभी संसार की बात चल रही है, तो संसार किसको बोलते हैं? देखो, एक चीज आपको और पहले पढ़ाते फिर यहाँ से अपन शुरू करेंगे। देखो, स्क्रीन दिख रही है सभी को? संसार, आगे, हाँ। संसरण करने अर्थात जन्म मरण करने का नाम संसार है। अनादिकाल से जन्म मरण करते हुए जीव ने एक एक करके लोक के सर्व परमाणुओं को, सर्व प्रदेशों को, काल के सर्व समयों को, सर्व प्रकार के कषाय भावों को और नरक आदि सर्व भवों को अनंत अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा है। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव के भेद से यह संसार पंच परिवर्तन रूप कहा जाता है। संसरणम संसारः परिवर्तनम इत्यर्थः। सर्वार्थ सिद्धि में कहा, क्या कहा? संसरण करने को संसार कहते हैं। मिला सबको? कहाँ पढ़ रहा हूं मैं? संसरण, संसरण मतलब घूमना। संसरण, संसरण करने को संसार कहते हैं, जिसका अर्थ परिवर्तन भी है ना? जीव एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे नए शरीर को ग्रहण करता है, इसी का नाम तो संसार है। क्या है? एक शरीर मिला, फिर उस शरीर के साथ पूरा पैकेज मिलता है। नया घर, नए मम्मी पापा, नए भाई बहन, नए पति पत्नी, नए रिश्तेदार, सारे संयोग नए। और मृत्यु किसका नाम है? कि सभी संयोगों का छूट जाना, वो मृत्यु, उनका वियोग हो गया। ऐसे एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे को ग्रहण करता है, पश्चात उसे भी छोड़कर दूसरा नया शरीर धारण करता है। इस प्रकार अनेक बार शरीर को ग्रहण करता है और अनेक बार छोड़ता है। मिथ्यात्व, कषाय वगैरह से युक्त जीव इस प्रकार अनेक शरीरों में जो संतरण है ना, उस जीव का जो अनेक शरीरों में जो परिभ्रमण होता है, उस परिभ्रमण को संसार बोलते हैं। ठीक है, चले अब वो परिभ्रमण क्या है, कैसा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। पंच परावर्तन, एक चीज और यहाँ पर क्लियर करने जैसी है। जब भी हम लोग संसार 12 भावना पढ़ते हैं ना, तो 12 भावना में दो भावना आती है स्वाति आंटी जी। एक तो संसार भावना और एक लोक भावना। ये संसार भावना और लोक भावना में क्या डिफरेंस है? दोनों एक ही है ना? अरे ये जो लोक है, ये लोक ही तो संसार है। नहीं, ऐसा ही तो लगता है। बोल रहे नहीं, संसार तो चतुर्गति रूप जो जीव की अवस्थाएं हो रही है, उसका नाम संसार है। और लोक उस एरिया का नाम है। ये जो दिख रहा है ना बीच में आपको ऐसा एरिया, पुरुष आकार, इसको बोलते हैं लोक। और संसार कहाँ है? संसार कहाँ है?
अच्छा अच्छा बताओ, संसार बाहर है कि संसार अंदर है? हाँ, संसार अंदर है, बाहर नहीं। बाहर तो हम कहते हैं कि इतना बड़ा संसार, वो वास्तव में संसार नहीं है। संसार क्या है? हमारा मोह राग द्वेष परिणाम, जो हमें चारों गतियों में भटका रहा है, परिभ्रमण करा रहा है, वो संसार है। ठीक है, चलो। एक भव से दूसरे भव का धारण करना, यही संसार का क्रम है। परिवर्तन चला करते हैं, चले जल्दी से। अब ये 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। बोलेंगे सब लोग जल्दी जल्दी। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। ये 5 प्रकार के परावर्तन, मतलब 5 अलग अलग एंगल्स से बताया कि कैसे कैसे जीव भ्रमण करता है, भटकता है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल, भव, भाव। द्रव्य परावर्तन किसको बोलते हैं? कर्म, नौ कर्म पुद्गलों को अमुक क्रम से ग्रहण कर, भोग कर, छोड़कर पुनः उन्हें ग्रहण करना। भी कुछ दिन पहले हमने बात की थी ना, कि हम जिन संयोगों को इकट्ठा करके ये मानते हैं कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, तो कह रहे हैं कि ऐसे संयोग हमको अनंतों बार मिले हैं। हमने शास्त्रों में भी बहुत बार कहीं सुना पढ़ा होगा कि भाई, जिन संयोगों के पीछे तुम दिन रात पाप करते रहते हो, ऐसे संयोग तो तुम्हें अनंतों बार मिल चुके हैं। तो ये अनंतों बार मिल चुके का क्या मतलब है? कि संयोग माने कर, नौ कर्म और कर्म पुद्गलों को, मैंने जो नौ कर्म वर्गणाएं हैं, कर्म वर्गणाएं हैं, कर्माण वर्गणाएं हैं, कुल मिला के पुद्गल द्रव्य है। उस पुद्गल द्रव्य को, कितना बड़ा होता है पुद्गल द्रव्य? छोटा सा, है ना? और अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर के कुछ एक बड़ा द्रव्य बनते हैं, जैसे ये है। तो ये कोई एक पुद्गल परमाणु नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का समुदाय है। भावना आंटी जी कह रहे हैं कि जो पुद्गल परमाणु है ना, ऐसा एक भी पुद्गल परमाणु नहीं रहा जिसको इस जीव ने ग्रहण करके, भोग करके छोड़ा नहीं हो। आया समझ में? किसको बोलते हैं द्रव्य परावर्तन? एक सेकंड ना। देखो क्या लिखा है। देखो, ग्रहित पुद्गल स्कंदों के विशिष्ट पुनर्ग्रहण में लगने वाला समय द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। माने जिन पुद्गल स्कंदों को जीव ने ग्रहण किया, ठीक है, वो द्रव्य परावर्तन कहलाता है। अब उसमें क्या है कि 2 प्रकार का वो होता है: नौ कर्म परावर्तन, कर्म परावर्तन। कर्म परावर्तन मतलब ये जो कार्माण वर्गणाएं हैं, जैसे सुनो, ये अपना शरीर है ना, ये शरीर क्या है? शरीर क्या है? नाम कर्म से होने वाली रचना, है ना? 8 प्रकार के कर्म होते हैं मनीष अंकल जी। उन 8 प्रकार के कर्मों में एक होता है नाम कर्म। तो वो नाम कर्म का क्या काम है कि उस कर्म के निमित्त से इस शरीर की रचना होती है। गोरा काला, लंबा छोटा, दुबला मोटा, बालों के कलर, उंगलियों का साइज, नाक का शेप, कानों का, ये सब क्या है? नाम कर्म का से होता है। तो ऐसे एक भी प्रकार का शरीर नहीं है जो हमने और आपने अनेकों बार ग्रहण करके भोग कर छोड़ नहीं दिया हो। ये बतला रहा है वो कर्म परावर्तन। माने जितने भी कर्मों, नाम कर्म के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस इकट्ठे होकर के ये जीव ने भोगे हैं। है ना? देखो। हम्म
इसमें थोड़ा डिटेल में घुमट सार में अपन जो अपने समझने जैसा है उस विषय को लेकर के आगे चले। ये देखो, जो कारमान वर्गणा, किसी जीव ने एक समय में 8 कर्म संबंधित जितनी कारमान वर्गणा, जो कारमान वर्गणा जितने स्थिति अनुभाग आदि से युक्त ग्रहण किए थे, तब वह कर्म परिवर्तन कहलाता है। कब कि जिस जीव ने 8 कर्म संबंधित जितनी कारमान वर्गणा, जितने स्थिति समय अनुभाग से युक्त ग्रहण किए थे, उतनी ही, वे ही, वैसी ही कारमान वर्गणा पुनः ग्रहण करे, तब वह कर्म परिवर्तन कहलाता है। अब इसकी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है ये। कोशिश करिएगा, बहुत इजी है समझने के लिए। देखो, एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। हम्म, चलो, आप लोग ट्रेन में ट्रेवल करा है आप लोगों ने कभी, है ना? तो ऐसा कुछ कभी हुआ है आपके साथ में कि आप ट्रेन में जिस कोच के जिस बर्थ पर जा रहे हो, दूसरी बार भी आपको उसी ट्रेन की, उसी कोच की, उसी बर्थ पर ट्रेवल करने को मिल गया? हुआ कभी ऐसा? किसी के साथ हुआ? नहीं हुआ। इतना हो सकता है कि भैया ट्रेन सेम हो, पर वो का वही कोच मिल जाए। चलो, कोच भी वो का वो मिल जाए, सीट भी वो की वो मिल जाए, वो बहुत रेयर है ना? रेयर है कि नहीं? अब इससे भी आगे बढ़ करके चलो, एग्जाम्पल है, हाँ, समझना सब लोग। क्या ऐसा हो सकता है कि अपने को वही ट्रेन, वही कोच और वही सीट के साथ में वही को पैसेंजर मिल जाए? मतलब जो अपने साथ में उस समय ट्रेवल कर रहा था, आज वही अपने साथ में वही सामने वाली सीट पे बैठा हुआ है। अब सोचो ये और कितना रेयर हो गया। रॉली आंटी जी, अरे ये बात समझ में, उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? है ना? अब सुनो, क्या और आगे, कि उसके बाद में ऐसा हो कि हमने भी वही ड्रेस पहनी हो और उसने भी वही ड्रेस पहनी हो जो पिछली बार पहनी थी, हम भी उतना ही सामान लेकर के आए हो और वो भी उतना ही सामान लेकर के आया हो जितना पिछली बार लेके आया था। मनीष अंकल जी, अब देखो, अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, तो सिचुएशन और ज्यादा कैसी होती जा रही है, रेयर होती जा रही है, कि भैया ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा ऐसा थोड़ी हो सकता है, राइट? और वो बोल रहे हैं ऐसा अनंत बार हुआ है। क्यों? कि जो भी संयोग हमारे इकट्ठे हुए हैं, जो भी पुद्गल, ये कर्म वर्गणाएं इकट्ठी हुई है, जितने स्थिति में, जितने अनुभाग, स्थिति अनुभाग मतलब कितने टाइम तक कोई कर्म हमारे साथ रहेगा, कोई कर्म हमको किस इंटेंसिटी से फल देगा, उतना का उतना, सेम टू सेम, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, कारमान वर्गणा जीव पुनः ग्रहण कर लेता है। समझ में आया क्या? वो एग्जांपल समझ में आया आपको, ट्रेन वाला? ट्रेन वाला एग्जांपल क्या, कि मान लो मैं एक हूं और मैंने ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया? ट्रेन ग्रहण करी एग्जांपल में। फिर ट्रेन में वही कोच, वही सीट, फिर वही सामने बैठने वाला यात्री, उसकी भी वही ड्रेस, उसका भी वही सामान। अब वो कितना अपन गहराई में जाते जा रहे हैं। तो बोल रही है, तो बड़ी बड़ी चीजों को हम बोल रहे हैं कि सिमिलर होगी कि नहीं होगी, और यहाँ तो बोल रहे हैं कि एक एक कारमान वर्गणा, कितनी बड़ी होती है कारमान वर्गणा? इतनी छोटी छोटी होती है वो तो। अरे, यहाँ अनंतो कारमान वर्गणाएं लगी हुई है, अनंतो कारमान वर्गणाएं इस जीव के साथ में लगी हुई है। वो बोल रहे हैं कि वो जो अनंत लगी हुई ना, उनमें से जितनी किसी एक समय में हमने जो भी भाव करके बांधे वो कर्म आए, वो अलग अलग क्वांटिटी में आएंगे, उनके फल देने की कैपेसिटी भी अलग अलग होगी। तो बोल रहे कि जितनी फल देने की उन पुद्गल द्रव्य, पुद्गल कर्म रूप कर्मों की कैपेसिटी थी, उतनी की उतनी ही पुनः तुम वापस से ग्रहण करके कर्मों को बांधो, वो कहलाया कर्म पुद्गल परावर्तन। आप तो ये सोचो कि ये सिंपल है कि कठिन है ऐसा हो जाना। हम्म, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, उसमें क्या है? क्यों? अरे भैया, वो ट्रेन का ही हम जब बोल रहे कि ट्रेन में वही का वही व्यक्ति हमको मिल जाए, तो वो कितना कठिन।
अभी अपन और उसको एग्जाम्पल को बढ़ाए, और अपन भी सेम पर्पस से उस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो जो पिछला पर्पस था, और वो भी उसी पर्पस से ट्रेवल कर रहा हो जो पिछला पर्पस था। अब क्या लगेगा अपने को, भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बोल रहे हैं कि ऐसे 8 कर्म संबंधी कर्माण वर्गणाएं जो हमने ग्रहण करी ना, ऐसी हम अनेकों बार, उतनी की उतनी, कम ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी, सेम टू सेम, वही की वही वर्गणाएं, और सेम क्वालिटी की वर्गणा पुनः ग्रहण जीव करे, उसको बोलते हैं कर्म पुद्गल परावर्तन। अभी टाइम बहुत कम है, बहुत शॉर्ट में चलेगा, आपको इतना समझ में आया। सुनो, अच्छा, कर्म पुद्गल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो जो द्रव्य परावर्तन है, द्रव्य परावर्तन में पुद्गल द्रव्य की बात चल रही है, कि ये जो पुद्गल द्रव्य है, इस पुद्गल द्रव्य से इस जीव ने कितनी बार रिलेशन बनाए हैं। रिलेशन बनाए मतलब वो पुद्गल द्रव्य इस जीव के संयोग में, या तो पुद्गल द्रव्य दो प्रकार के संयोग में बनता है, एक तो कर्म रूप से, और दूसरा नो कर्म के रूप से, है ना। तो कर्म का तो अपन ने समझ लिया क्या, कि ये कार्बन वर्गनाएं जीव ग्रहण करे और एग्जैक्ट उतनी की उतनी पुनः ग्रहण करे, तब बोलेंगे कि इसका एक कर्म पुद्गल परावर्तन का चक्र पूरा हुआ, एक कर्म पुद्गल परावर्तन का राउंड इसका कंप्लीट हुआ, है ना। ऐसे ही नौ कर्म में समझो, नौ कर्म का भी इसमें दिया होगा आई थिंक। ये देखो, पढ़ो। जीव ने किसी एक समय स्निग्ध, रुक्षत्व, वर्ण आदि भाव सहित नौ कर्म वर्गणाओं के एक समय प्रबद्ध को यथायोग्य ग्रहण किया, फिर द्वितीय आदि समय से इसकी निर्जरा करके छोड़ा, अनंत बार अग्रहित परमाणुओं को ग्रहण करके छोड़ा, अनंत बार मिश्र परमाणुओं को ग्रहण करके छोड़ा, अनंत बार ग्रहित परमाणु को ग्रहण करके छोड़ा। ऐसा होने के पश्चात जिस किसी काल में प्रथम समय में जो पुद्गल जैसे स्निग्ध, रुक्षत्व आदि गुणों से युक्त जितनी संख्या में ग्रहण किए थे, वैसे ही पुद्गल वैसे ही स्निग्ध, रुक्षत्व आदि से युक्त उतनी संख्या में पुनः ग्रहण किए, ऐसे काल समुदाय को नो कर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। देखो बहुत सिंपल है, शब्द शायद कठिन हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा क्लिष्ट हो सकता है, फर्स्ट टाइम सुना है, पर उसका भाव बहुत अमेजिंग है, आपको एक बार में समझ में आएगा। वही जो अपन ने भी एग्जांपल लिया था ना ट्रेन वाला, क्या, कि नो कर्म क्या होता है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन तीन शरीर रूप, छह पर्याप्ति रूप होने योग्य पुद्गल वर्गणाओं को नौ कर्म वर्गणा कहते हैं। इतना भी अपने को नहीं समझ में आए तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, जीव द्रव्य के बाद पुद्गल द्रव्य ही पढ़ने वाले हैं अपन, उसमें ये सब बहुत डिटेल में आएगा, तो तब अपन सर्वार सिद्धि और सब ग्रंथों से पढ़ेंगे। अभी तो अपने को सिर्फ इतना समझना है आधे घंटे से, कि पुद्गल द्रव्य होता है, पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ में संबंध होता है कि नहीं होता है? होता है। कैसे होता है? या तो कर्मों के रूप में होता है, या फिर ये शरीर के रूप में होता है। इतना तो समझ सकते हैं ना अपन। ठीक है। अब शरीर के रूप में भी होता है, तो तीन प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर। ये तीनों क्या होते हैं, ये भी अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे। इतना समझो, ये जो शरीर, शरीर समझते, आत्मा को जो घेरा हुआ है वो पूरा का पूरा अब ये शरीर है, ये जो दिख रहा है ना अपने को, ये है औदारिक शरीर। ठीक है, इतना तो समझ में आता है, औदारिक शरीर ये जो अपने को दिख रहा है। अब बाकी दोनों शरीर को भी भूल जाओ, ये जो सिंगल एक बॉडी अपने को मिली है, तो ये शरीर छह द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। तो क्या ये पूरा शरीर एक ही पुद्गल द्रव्य है, कि बहुत सारे पुद्गल द्रव्यों से मिलकर के बना है? मणिशंकर जी, ये जो शरीर है अपना, क्या ये एक ही पुद्गल द्रव्य है, कि अनेकों पुद्गल द्रव्यों का समूह है? क्या लगता है? अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के बना है। देखो सुनो, उस दिन अपन ने पेपर पे एग्जांपल लिया था ना, जैसे मानो ये पेपर है, ये क्या है, ये पुद्गल है ना, ये पुद्गल है ना। तो बताओ ये कितने पुद्गल है?
कि समूह रूप में देखें तो हम बोल सकते हैं कि ये एक पुद्गल द्रव्य है, ये दूसरा पुद्गल द्रव्य है। पर ऐसा नहीं है। ये एक पुद्गल द्रव्य अगर हो तो फिर ये एक का छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सबसे छोटा होता है। पर उससे भी अगर आपने छोटा कर दिया, इसका मतलब ये एक नहीं था। दो का मिलकर के एक दिख रहा था। तो फिर आप बोलोगे कि भैया ये दो पुद्गल द्रव्य थे क्या? कि नहीं, ये दो के चार भी हो सकते हैं। हुए कि नहीं हुए? मतलब ये चार का मिलकर के एक दिख रहा था। तो ऐसे अपन इसको छोटा 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 करते जाओ, तो फिर क्या आएगा कि उसकी सबसे छोटी अवस्था निकल के आ जाएगी कि भैया अब इससे छोटा अब नहीं हो सकता। तो वो इससे छोटा अब नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं पुद्गल का एक परमाणु। बराबर। और एक परमाणु प्लस एक परमाणु इज इक्वल्स टू स्कंध। है ना? समझ में आया? क्या बोलते हो उसको, फिजिक्स में पढ़ाते हैं ना, मॉलिक्यूल, एटम्स, है ना? जो भी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ उद्गल, वो कहलाता है एक परमाणु। तो अब मेरा प्रश्न आपसे है कि अब अपना ये जो शरीर है, ये ऐसे कितने पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना है? और हर एक पुद्गल परमाणु एक इंडिविजुअल पुद्गल द्रव्य है ना? हाँ। तो बताओ अपना ये पूरा का पूरा शरीर कितने पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है? बोलो जल्दी जल्दी आंसर दो। 10 तो होंगे कम से कम। अच्छा, आप लोग तो सीधे अनंत पे चले गए कि हाँ अनंत ही है। अब सुनो, अब गजब की बात जो यहाँ पे लिखी है कि क्या होता है प्रति समय। ये जो लिखा है ना, ये नो कर्म परावर्तन। अब ये, इसको अपन बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में अगर समझे तो इतना समझो कि जीव प्रति समय बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है, और प्रति समय ही बहुत सारे पुद्गल परमाणु इसमें से निकलते हैं। ये कंटिन्यू चलता रहता है मणिशंकर जी। जैसे अपन मोटे होते हैं, तो मोटे हुए तो क्या होगा? पुद्गल परमाणु इकट्ठे हो गए बहुत सारे, तो मोटा दिख रहा है। दुबले हो गए तो क्या हुआ कि पुद्गल परमाणु कम हो गए। पर वो तो बहुत सारा जब एक साथ हमको दिखा, तो हमको समझ में आया कि मोटा हुआ और दुबला हुआ। पर ये प्रोसेस जो है ना कल्पना आंटी जी, पुद्गल परमाणुओं की आने की और जाने की, पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने की और छोड़ने की, ये कंटिन्यू चलती रहती है। सोते टाइम, जागते टाइम, एवरी टाइम चलती रहती है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी एक रैंडम टाइम आप उठाओ कि उस टाइम में जीव ने पुद्गल परमाणु ग्रहण किए। ठीक है नीता दीदी, समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया आपको? है ना? कोई जीव है, उस जीव ने पुद्गल परमाणु को ग्रहण किया, वो तो हर समय चल ही रहा है। तो अपन ने कोई सा भी एक रैंडम टाइम उठा लिया कि भैया 9 बज के 1 मिनट और 1 सेकंड, इस टाइम पे, हालांकि वो भी एक समय तो और छोटा टाइम है, उस टाइम पे किसी जीव ने जो पुद्गल ग्रहण किया था। अब सुनो, पुद्गल में गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो हर एक पुद्गल परमाणु का अपना अपना स्पर्श रस गंध वर्ण होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे जैसे ये अपना ये पेपर है, इस पेपर का अपना स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं है? इसकी अपनी चिकनाई है, इसका अपना रूखापना है ना? इसका अपना कलर है। ऐसे चारों ही गुण इसमें पाए जाएंगे। तो कह रहे हैं उस पुद्गल परमाणु का जैसा स्निग्ध, रुक्षत्व, रुक्षत्व आदि, आदि में समझना वर्ण आदि, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जितने भी पुद्गल के गुण हैं, उन गुणों के साथ जैसा जैसा उसका चिकना रूखापना था, जैसा जैसा उस पुद्गल द्रव्य का उस अवस्था का हल्का भारीपना था, जैसा उसका उस अवस्था की वर्ण रूप की पर्याय थी, जितनी संख्या में था उस समय में जीव ने ग्रहण किया था, एग्जैक्ट एग्जैक्ट वो के वो पुद्गल ही उसी चिकनाई रुखाई आदि गुणों से युक्त उतनी ही संख्या में कोई जीव पुनः ग्रहण करे, तो कहलाता है नौ कर्म द्रव्य परावर्तन।
भैया कुछ भी समझ नहीं आया, सब ऊपर से चला गया। ऐसा तो नहीं हुआ? सुनो सुनो, वापस सुनो। स्वाति आंटी जी ये बोल रहे हैं कि जीव ने एक समय में पुद्गल परमाणु ग्रहण किए। प्रति समय कर रहा है, तो कितने कर रहा है? कि मान के चलो, एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं कि एक समय में इस जीव ने 10,000 पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण किया। ठीक है मणिशंकर जी। अब वो 10,000 पुद्गल परमाणु अपने अपने सब इंडिपेंडेंट है, यूनिक है ना? अब उन 10,000 पुद्गल परमाणुओं का जैसा जैसा स्पर्श रस गंध वर्ण है, उतने के उतने वो के वो ही 10,000 पुद्गल परमाणु वैसे के वैसे स्पर्श रस गंध वर्ण के साथ ये जीव जब भी नेक्स्ट टाइम वापिस से ग्रहण करेगा, तो बोलेंगे एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन पूरा हुआ। आया समझ में? 10,000 में से अगर 999 कंप्लीट हो गए और एक कोई दूसरा पुद्गल परमाणु हुआ, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां क्या बोल रहे हैं कि वो ही पुद्गल है और उतनी ही क्वांटिटी में और उतने ही स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन के साथ हो, तब उसको बोलेंगे कि एक नो कर्म पुद्गल परावर्तन हुआ। ठीक है, हो गया। कितना टाइम लगेगा ये परावर्तन पूरा होने में? अभी ये क्लास के टाइम में तो अपन ने 15-20 परावर्तन कर लिए होंगे कि नहीं, पिछले आधी एक घंटे में? है? पता है कितना टाइम लगता है? अनंत काल निकल जाए और ये कॉम्बिनेशन ना बने। कैन यू इमेजिन? अनंत काल जीव का निकल जाए और वो के वो पुद्गल परमाणु वापस से ना हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हो क्या सकता है? हो ही रहा है। और ये तो सिर्फ वो नौ कर्म की बात थी। ऐसे नौ कर्म में वो औदारिक शरीर, आहारिक शरीर और वैक्रियक शरीर, ये तीन। तो ऐसे औदारिक आहारक वैक्रियक शरीर रूप नौ कर्म वर्गणाओं का जब एक चक्र पूरा हो कि एग्जैक्ट उतने ही क्वांटिटी क्वालिटी वाले जीव पुनः ग्रहण करे, तो एक नौ कर्म परावर्तन हुआ। और फिर ऐसे ही जीव आठ कर्म संबंधी जितनी भी कारमाण वर्गणाएं हैं, उन सबको भी सेम क्वांटिटी क्वालिटी में ग्रहण करे, तब एक कर्म पुद्गल परावर्तन हुआ। ऐसे एक कर्म पुद्गल परावर्तन प्लस एक नो कर्म पुद्गल परावर्तन इज इक्वल्स टू एक द्रव्य परावर्तन। ठीक है? इनका काल कितना है? तो डिटेल में अगर ना भी जाए तो इतना समझो, अनंत काल लग जाता है। कितने में? एक द्रव्य परावर्तन पूरा होने में। अपन लोग संसार में कब से हैं? स्वर्ण आंटी जी वो बोल रहे हैं कि ये ऐसे परावर्तन हम अनंतों बार कर चुके हैं, तब से हम इस संसार में हैं। मतलब आपको समझ में आया? वो ट्रेन वाला एग्जांपल लेके आओ वापिस। हाँ भेज देंगे। वो ट्रेन वाला एग्जांपल लेके आओ कि ऐसी सिचुएशन अनंतों बार बन जाए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। और वहां तो अपन कितना मोटा मोटा पकड़ रहे है ना कि भैया वो वही सामान लेकर के आया। अब उसमें अपन और डिटेलिंग कर सकते हैं। उसी कलर का बैग लेके आया होगा, उसकी जेब में उस टाइम में उतने ही रुपए होंगे, नेक्स्ट टाइम में भी उतने ही रुपए होने चाहिए। अब आप कितनी भी चीजें कर लो, सेम शूज पहन करके आया होगा, उसके बालों की साइज भी उतनी होगी जितनी पिछली बार थी। अब आप सोचो इतनी सारी अगर उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लग जाए और हम बोले क्या कि अब एक जाकर के चक्र पूरा हुआ, तो कब होगा ये चक्र पूरा? तो यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी चीजों को अपन मैच कर रहे हैं। और जबकि द्रव्य परावर्तन में मैचिंग किसकी हो रही है? सिंगल सिंगल परमाणुओं की। ये नाखून दिख रहा है मेरा? ये नाखून कितना है? अनंत परमाणुओं का पिंड है, इतना सा नाखून।
और अपन इतना बोल दे कि वो सामने वाले व्यक्ति और अपने जो नाखून पहले टाइम में थे वही साइज के नाखून अगले टाइम में भी होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो इसका मतलब समझे? अनंत परमाणुओं की मैचिंग होगी तब जाकर के वो नाखून वाला कॉलम पे टिक मार्क लग पाएगा। और उतना ही होना चाहिए, इतना ही पिंक होना चाहिए, इतना ही व्हाइट होना चाहिए, क्योंकि उसकी वर्ण गुण की पर्याय भी एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए जैसी पिछली बार थी। मनीष अंकल जी, अब थोड़ा बहुत अपने को इमेज बन रही है द्रव्य परावर्तन किसको बोलते हैं। आगे चले, चलना है आगे, चलो। ओह, तो ये हुआ द्रव्य परावर्तन। तो इस द्रव्य एक द्रव्य परावर्तन पूरा होने में कितना टाइम लगता है? कहा अनंत काल लग जाता है। अब एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आपने शायद ऐसा पहले सुना होगा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में ये जीव का अर्ध उद्गल परावर्तन में नियम से मोक्ष होता है। सुना है आप लोगों ने ऐसा कभी कि जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, मणिशंकर जी, तो अब क्या होगा कि भाई तुम्हारा मोक्ष तो पक्का, मैक्सिमम, कि अर्ध उद्गल परावर्तन। अर्ध उद्गल परावर्तन कितना बड़ा होता है कि वो भी अनंत काल होता है। तो इस भरोसे में मत रहना क्या कि बस एक बार कैसे भी करके सम्यक तो कर लो। वो तो उन्होंने बताया कि सम्यक तो होने पे मोक्ष होगा, पर तुमको अनंत काल बाद मोक्ष जाना है क्या? इतने साल इतने समय संसार में रहना है? अरे भाई, मोक्ष जाने का पुरुषार्थ तो ऐसा होना चाहिए क्या? यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलम उपजावे, कहते चय नर जन्म पाए, मुनि वह शिव जावे। तीन भाव में तो मोक्ष, ये पुरुषार्थ होना चाहिए अपना। अनंत भावों तक अपने को नहीं रहना संसार में भाई, रह ली अनादिकाल से बहुत, अब थक जाना चाहिए। चले आगे। तो ये तो हुआ एक द्रव्य परावर्तन। अब ये वाली स्लाइड आपको पढ़ाते तो थोड़ा सा क्लिक होगा। द्रव्य परावर्तन दो टाइप का, एक कर्म दूसरा नो कर्म। क्लियर हुए दोनों आपको? कर्म और नो कर्म। नौ कर्म और कर्म पुद्गलों के अमुक क्रम, अमुक क्रम मतलब कोई भी अपन ने रैंडम जो उठाया था, है ना, उस क्रम को ग्रहण करा, भोगा और छोड़कर पुनः उनको ग्रहण करना, ये एक द्रव्य परावर्तन कहलाता है। आया सबको पक्का भैया? जितने लोग हैं क्लास में, आप लोगों को ये प्रिविलेज है कि आप क्लास में पूछ सकते हो, यूट्यूब वाले नहीं पूछ पाते। इसलिए आप लोगों को नहीं समझ में आए तो तत्काल हाथ खड़ा करना। अब क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन क्या होता है? जैसे द्रव्य परावर्तन पुद्गल द्रव्य से रिलेटेड था, ऐसे ही क्षेत्र परावर्तन अब एरिया से रिलेटेड है, क्योंकि क्षेत्र नाम ही बता रहे हैं ना, एरिया। क्या बोल रहे हैं कि लोकाकाश के सब प्रदेशों पर अमुक क्रम से उत्पन्न होना और मरना। भैया कुछ भी समझ नहीं आया? देखो समझो, ये लोकाकाश है। लोकाकाश मतलब समझते हैं ना अपन, ये जो तीन लोक है, इस तीन लोक का जो एरिया है पूरा कंप्लीट, उस एरिया को बोलते हैं लोकाकाश। और इस तीन लोक के बाहर का जितना भी एरिया है उसको बोलते हैं अलोकाकाश, है ना। तो ये बात तो पक्की है कि जीव इस तीन लोक में रहेगा, तीन लोक के बाहर जाता नहीं है। तो इस तीन लोक में जितने भी प्रदेश है, प्रदेश मतलब एरिया, छोटा छोटा एक प्रदेश मतलब क्षेत्र की सबसे छोटी यूनिट। जैसे टाइम की सबसे छोटी यूनिट उसको बोलते हैं समय, है ना। द्रव्य की सबसे छोटी यूनिट वो पुद्गल की अपन ने पढ़ी थी, सबसे छोटा क्या है पुद्गल? अणु, वो परमाणु, उससे छोटा कुछ नहीं होता। ऐसे ही एरिया में अगर हम देखें तो जैसे किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, या इंच होते हैं, फीट होते हैं, ऐसे ही सबसे छोटी यूनिट क्या है एरिया की? तो बोल रहे हैं प्रदेश, है ना। तो इस लोक में, अरे नैनो वैनो तो बहुत छोटे हैं, ये इनसे सबसे छोटा उसको बोलते हैं एक प्रदेश। लोकाकाश के सब प्रदेशों पर अमुक क्रम से उत्पन्न होना और मरना, इसको बोलते हैं क्षेत्र परावर्तन। है ना, बहुत सरल। कुछ नहीं है, क्या है कि भाई लोकाकाश है, उस लोकाकाश के जितने भी प्रदेश है उन सब प्रदेशों पे जन्म हुआ मरना है, जन्म होना है मरना है।
ये हो गया क्षेत्र परावर्तन, हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ? देखो समझते। अब आज तो टाइम अपने पास, चलो जितना है उतना ही करेंगे, फिर कल इसको करेंगे कंटिन्यू। आप लोगों को पढ़ना है पंच परावर्तन एक बार और, तो अपन बहुत डिटेल में तो नहीं, फिर भी थोड़ा शॉर्ट में एक क्विक ले सकते हैं 4-5 दिनों में। देखो थोड़ा शॉर्ट भी 5 दिनों का हो रहा है, बताओ। चलो, क्षेत्र परावर्तन किसको बोलते हैं? क्षेत्र परावर्तन। अब एक क्षेत्र परावर्तन दो टाइप्स का है, स्व क्षेत्र, पर क्षेत्र। स्व क्षेत्र अपन अभी समझ लेते हैं, पर क्षेत्र कल देखें। आपको ध्यान है अपन लोगों ने जब वो पढ़ा था आ, सदैव परिमाणु, तो सदैव परिमाणु में एक लाइन पढ़ी थी क्या, कि ये जीव ने जघन्य अवगाना और उत्कृष्ट अवगाना प्रमाण धारण करता है। जघन्य मतलब होता है सबसे छोटा, उत्कृष्ट मतलब होता है सबसे बड़ा। तो वो जघन्य याद है आपको? घनांगुल का असंख्यातवा भाग, याद आया वो निगोदिया। कितनी छोटी अवगाहना, कितना छोटा साइज है उसका। और सबसे बड़ा साइज कौन सा था? वो अंतिम समुद्र में रहने वाला तंदुल मत्स्य, तंदुल क्या वो, क्या नाम है उसका? कौन सा मत्स्य होता है भैया वो? लिख के भेज दो भाई। रघु, रघु मत्स्य, महामत्स्य, महामत्स्य सॉरी। हाँ महामत्स्य, वो महामत्स्य ठीक है। क्रोकोडाइल महामत्स्य है वो एक्चुअली, बहुत बड़ी मछली है ना? कितनी बड़ी है वो? तो उसका प्रमाण दिया था ना, कितना, 1,000 योजन बड़ा। तो इतना बड़ा कोई जीव हो सकता है और उतना छोटा भी कोई जीव होता है। अब ये स्व क्षेत्र परावर्तन क्या है? अवगाहना के जघन्य प्रकार से उत्कृष्ट प्रकार तक समस्त अवगाहनाओं को क्रम पूर्वक धारण करने का कार्य। सुनिए, अवगाहना के जघन्य प्रकार, तो जघन्य प्रकार क्या है अवगाहना की? घनांगुल का असंख्यातवा भाग, ये लिखा ना, घनांगुल बटे असंख्यात। अब एक घनांगुल क्या होता है, अभी छोड़ो, ये समझो कि घनांगुल कुछ होता है, ठीक है? इतना समझो, बहुत छोटा, इससे छोटा कोई जीव नहीं हो सकता। राइट, इतना तो समझ सकते हैं ना अपन, कि कोई जीव है। अपन नहीं देखते कि कोई कोई इतने बड़े होते, कोई इतने छोटे होते, और कोई तो इतने छोटे होते जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, उनकी इतनी छोटी अवधारणा है। और कोई कोई जीव तो ऐसे होते हैं कि अभी ऐसे माइक्रोस्कोप ही नहीं आए जो उनको देख भी पाए। अरे अभी ये साइंस है ना, तो वो तो डेवलपिंग है। थोड़े टाइम में शायद और ऐसे पावरफुल माइक्रोस्कोप्स आ जाए जो और छोटे छोटे जीवों को देख सके। बराबर। तो सबसे छोटा प्रमाण, अब चूंकि यहाँ तो सर्वज्ञ देव ने पूरा शासन बतलाया ना, तो उनको माइक्रोस्कोपों की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने तो सीधे अपने आत्मज्ञान से समस्त विश्व को जान के बतलाया। तो कहा, घनांगुल का असंख्यात भाग प्रमाण इज द मिनिमम अवगाहना ऑफ एनी जीव, उससे ज्यादा छोटा कोई जीव नहीं हो सकता। अब, और उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमण समुद्र में पाए जाने वाले महामत्स्य की होती है। कितनी होती है? 1,000 योजन। सुनो, 1,000 योजन तो सिर्फ उसकी लंबाई है। अब उसका पूरा वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकलेगा ना। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं भी, थोड़ा सा मैथ है, बट आई होप आप सब थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। हाँ, क्या बताए? चलो, ये चलो, ये पेन समझो। ये पेन है, तो इस पेन में 3 डायमेंशन है ना? क्या, कि एक तो ये पेन की लंबाई है, एक इस पेन की मोटाई है, और इस पेन की गहराई है ना? लेंथ, डेप्थ और विड्थ। मैंने वो लंबा कितना है, कि देखो ये मछली दिख रही ना, तो इसकी नाक से लेके इसकी पूंछ तक उसकी लंबाई, और चौड़ाई, एक विंग से लेके दूसरे विंग तक कितना चौड़ा है, और ऐसे में कितना गहरा है। 500 योजन गहरा, 250 योजन चौड़ा, और 1,000 योजन लंबा। ऐसे कितना हो गया? 12 करोड़ 50 लाख।
12.5 करोड़ योजन उसकी पूरी वॉल्यूम, इतना विशाल कोई जीव हो सकता है। अब वो घनांगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर 12.5 करोड़ योजन की अवगाहना तक, ये हुई सूक्ष्म से जघन्य से उत्कृष्ट अवगाहना। आया भैया समझ में? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है भाई? नहीं आया तो आप लोग पूछना, मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन। 2 मिनट, हाँ, ये विषय को जाने दो। चलो, अब स्व क्षेत्र परावर्तन किसको बोलते हैं? कोई जीव सबसे जघन्य अवगाहना को प्राप्त करके जन्मा, ठीक है, फिर वहां पे उसने उसकी आयु होगी, जितने भी टाइम की उसकी आयु हो, और मर जाए। फिर क्या है कि फिर वापस से जन्म हो। पर सुनो, सुनो, कितना जन्म हो? कि जितनी वो सबसे छोटी अवगाहना थी ना, उसमें +1 प्रदेश ओनली, फिर आयु पूरी करके मर जाए, भावना आंटी जी। फिर उसका कभी जन्म हो, और जघन्य अवगाहना में जो एक प्रदेश ऐड हुआ था ना, उसमें +1 प्रदेश, उतनी आयु के साथ में वो फिर से जन्म लेकर के मरे। कितना इजी है ये! तो 3 भवों में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों मणिशंकर जी? जैसे अभी किसी जीव की आयु है 5 फीट, अभी अपन चलो जघन्य छोड़ो, अभी किसी जीव की अवगाहना है 5 फीट। अब वो बोल रहे कि उसका नेक्स्ट भाव, अगर हमको वो क्षेत्र परावर्तन में काउंट करना है, तो वो कौन सा काउंट होगा? कि 5 फीट, मतलब उसका अगला भाव जो है वो कितनी अवगाहना वाला होना चाहिए? 5 फीट 1 प्रदेश। 1 इंच नहीं, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 नैनोमीटर नहीं, ओनली सिंगल प्रदेश बड़ा अगर वो हुआ, तो हम उसको उसमें इंक्लूड करेंगे, और नहीं तो उसके जन्म मरण चल ही रहे, वो हम काउंट नहीं कर पाएंगे, सॉरी। अकेला जन्म मरण ही नहीं चल रहा है, सारे के सारे दुख चल रहे हैं, वो तो सब चल ही रहे ना, तो पूरा पैकेज है वो। राजू आंटी जी, तो मुझे ये बताओ, 5 फीट वाले को 6 फीट तक का होने में कितना टाइम लगेगा? अभी तो सिर्फ अपन 5 फीट और 6 फीट पे ही बात कर रहे हैं। कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से? 1 आध साल तो लग जाएगा, क्यों? मेहनत करेगा थोड़ी, फिर इधर मरेगा, फिर कभी खूब भावना भाएगा, अगले जन्म में मैं 6 फीट का होके पैदा हूं, तो शायद 6 फीट का हो जाए, क्यों? अभी भी नहीं आ रहा है? आओ इस नाखून के पास, ये जो नाखून है ना, ये इस इतने से एरिया में असंख्यात प्रदेश है। अब आप इमेजिन कर सकते हो एक प्रदेश कितना छोटा होता होगा, और बोल रहे बस उतनी सी हाइट बढ़े तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। और अगर उससे, और सुनो, एक प्रदेश की जगह अगर +2 प्रदेश वाला हो गया ना, तो वो इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, सॉरी। क्योंकि क्रम से चलना है हमको। अब आप सोचो, घनांगुल का असंख्यातवा भाग, माने इतनी छोटी अवगाहना के साथ जीव जन्म ले, और फिर न जाने कब +1 प्रदेश वाली अवगाहना के साथ जन्म लेगा, पता नहीं कब लेगा, और फिर +1 प्रदेश के साथ जन्म ले। ऐसे करते 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 वो 1 सेंटीमीटर की अवगाहना वाला जीव पता नहीं कब बनेगा। मैं 1 सेंटीमीटर पे जल्दी आ गया हालांकि। फिर 1 सेंटीमीटर और 1 प्रदेश की अवगाहना वाला जीव बने, कभी भी बन सकता है। पर वो जब होगा तभी हम उस भाव को काउंट करेंगे, उस टाइम को काउंट करेंगे परावर्तन में। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया, जिनके वीडियोस बंद है? हाँ, सब लोग को आ रहा है भाई? समझने जैसी चीज है ये। हाँ, मैं प्रश्न पूछूं, दूंगा आपको टाइम प्रश्न पूछने के। फिर ऐसे 2 सेंटीमीटर की अवगाहना वाला कोई जीव बने, फिर +1 प्रदेश, +1 प्रदेश, +1 प्रदेश, +1 प्रदेश, +1 प्रदेश, +1 प्रदेश करके 2 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर की अवगाहना वाला जीव बने। +1 प्रदेश, +1 प्रदेश, +1 प्रदेश। ये पेन पेपर पे नहीं चल रहा है, इतने सारे भाव हो रहे हैं,
अब आपको समझ में आ रहा है ये जीव अनादि से संसार में है का मतलब क्या हुआ? मनीष अंकल, अपन अपनी कहानी है, अपन इतनी इतनी अफगाना को लेकर के जन्म मरण कर चुके हैं। फिर 1 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर की हाइट वाला होके पैदा होगा। फिर 1 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर की हाइट वाला होकर के पता नहीं कब जन्म लेगा। और पूरी आयु को तो भोगेगा, और उस संबंधित तो उसको सारे दुख होंगे ही। वो जिस भी गति में होगा, वैसे तो तिरंजों में ही होती इतनी छोटी अवगाना। अब आप सोचो, कैसे भी करके वो 1 फीट की अवगाना वाला होकर के जन्म ले। फिर 1 फीट और 1 प्रदेश की अवगाना। फिर 1 फीट 2 प्रदेश की अवगाना। 1 फीट भैया बस। अभी देखो अपन सुनने में थक गए और ये अपना ही इतिहास चल रहा है। अपन लोग इतनी बार जन्म मरण करके आ चुके हैं, और अभी अपन कितने फूलते हैं क्या? अरे हमारी हाइट 6 फीट 3 इंच, हमारे पूरे परिवार में सबसे लंबे हम हैं। तो भाई काय का चल रहा है ये? हम्म। ये अनंत बार हो गया है, कोई पहली बार नहीं हो रहा। अब सोचो, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, ओहो, 500 धनुष की अवगाहना। और अकेला 500 धनुष ही नहीं, और आगे जाओ, स्वयं रमन समुद्र वाला वो महामत्स्य, 1000 योजन। और वो अगर उसका वॉल्यूम की बात करें तो कितनी वॉल्यूम? 12.5 करोड़ योजन। राजुला आंटी जी, इतनी उत्कृष्ट अवगाहना तक वो क्रम से पहुंचे। क्रम से मतलब उसके बीच के कुछ भी काउंट नहीं होंगे, वी आर सॉरी। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? एक, तब जाके एक स्व क्षेत्र परावर्तन पूरा होगा। देखो लिखा ना, इस प्रकार क्रम से एक एक प्रदेश अधिक बढ़ाते हुए उत्कृष्ट अवगाहना प्राप्त करता है, तब स्व क्षेत्र परिवर्तन पूर्ण होता है। कितना टाइम लगेगा? अनंत अनंत काल लगेंगे, तब जाकर के कोई एक स्व क्षेत्र परावर्तन पूरा हो पाएगा। और सुनो, अभी तो क्षेत्र परावर्तन का 50% ही हुआ है। क्यों? क्योंकि क्षेत्र परावर्तन 2 टाइप का है। अभी पर क्षेत्र तो बचा ही है, उसको अपन कल करेंगे। पर क्षेत्र परावर्तन, कल्पना आंटी जी। अब सोचो, ये स्व क्षेत्र परावर्तन में कितने नारकी के भाव होंगे, कितने सुअर के भाव हो जाएंगे, कितने कुत्ते बिल्ली के भाव हो गए, कितने छिपकली के भाव हो गए, कितने गधे के भाव हो जाएंगे, कितने लट इल्ली के भाव हो जाएंगे। पता ही नहीं चल रहा है। किसके? हमारे। सच्ची, ये पंच परावर्तन पढ़ करके अब तो अपने को संसार से थक जाना चाहिए। माने संसार के नाम पर अब हमारी एक भी इच्छा बच नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपको समझ में आए, जो हम इच्छा करते हैं वो सब अनंतों बार हो चुका है। अच्छा, और हो जाने के बाद भी हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं ना, इसका मतलब उन सब से कुछ लाभ नहीं हुआ। कुछ भी लाभ नहीं। आ रहा है आप लोग को समझ में? तो ये एक स्व क्षेत्र परावर्तन होगा कब? जघन्य अवगाहना से लेके उत्कृष्ट अवगाहना तक क्रम पूर्वक शरीर धारण करने का कंप्लीट काल, वो पूरा काल वो कहलाया एक क्षेत्र परावर्तन। टाइम अभी थोड़ा सा है, 10 मिनट। आपको एक ये भी पढ़ाई देते चलो। पर क्षेत्र परावर्तन, पर क्षेत्र मतलब अभी तो जिस बॉडी में वो जन्म ले रहा था, राइट, उस बॉडी के एरिया से बात करी। अब बात करेंगे कि जिस जगह पर वो जन्म ले रहा है, वो जगह वो कवर करने वाला है। तो बोला था ना कि पूरे लोकाकाश के प्रदेशों को उसको कवर करना है। ठीक है, चले कवर करना शुरू करें। तैयार हो आप लोग? चलो। जघन्य अवगाहना का धारक जीव। जघन्य अवगाहना का धारक मतलब कौन? वही घनांगुल का संख्यात्मक भाग प्रमाण छोटा सा, वो
लोकाकाश, ये जो लोकाकाश है ना, ये पूरा अपना लोक, ये लोक भी 3 डायमेंशनल फिगर है। तो इसका बिल्कुल सेंटर है ना, ये जो ये पॉइंट बना रखा है, ऊपर और नीचे से भी सेंटर, आगे और पीछे से भी सेंटर, और इधर लंबाई में भी सेंटर। इस एग्जैक्ट सेंटर के लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेशों पर अपने शरीर की अवगाहना के मध्यवर्ती 8 प्रदेशों को रख करके जन्मा। ओहो, नहीं आया समझ में? थोड़ा सा कोशिश करोगे आप लोग, थोड़ा कुछ समझ में आया? देखो सुनो सुनो, कुछ नहीं। ये अपना ये अपना लोक है, ठीक है, ये पूरा लोकाकाश है। और इस लोकाकाश का सेंटर का प्रदेश कौन सा है? कि भैया, ये जो है, मानो ये जो डॉट है ना, ये डॉट इस लोकाकाश के सेंटर का प्रदेश है ना। सेंटर के 8 प्रदेश, उसमें 8 बताए ना, 8 सेंटर के कोई भी 8 प्रदेश है। अब बोल रहे हैं कि सबसे जघन्य अवगाहना तो पहली बात उसको मिल जाए, और उस जघन्य अवगाहना के साथ में उसका जन्म हो। कहाँ पर जन्म होना चाहिए मणिशंकर जी? यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, कहाँ पर? एग्जैक्ट इसके बीचों बीच। माने वो जीव अगर इतना बड़ा है, तो उसकी पूरी अवगाहना का जो सेंटर पॉइंट है, वो एग्जैक्ट लोक के सेंटर पॉइंट पर हो, उसके जन्म लेते टाइम। ऐसा नहीं कि घूमता फिरता वहां पे पहुंच जाए, जन्म लेते टाइम वो बिल्कुल लोक के मध्य के 8 प्रदेशों पर रख करके जन्म उसका हो। तो बोलेंगे कि चलो ओके, अब तुम्हारा पर क्षेत्र परावर्तन चालू कर सकते हैं। अभी तक तो चालू ही नहीं हुआ। अब चालू कर सकते हैं। भैया फिर अब क्या करना है? कि अब अपनी आयु पूरी करके मरो, और आयु के सारे दुख भोगो। ठीक है, फिर उसके बाद कि फिर दूसरी बार वैसे के वैसे एग्जैक्ट उसी जगह पर जन्म ले। सेम वही ऊपर नीचे के प्रदेशों पर नहीं, एग्जैक्ट उसी सेंटर के 8 प्रदेशों के ऊपर जन्म ले, फिर आयु पूरी करके मर जाए। फिर घूमता फिरता आए, फिर कभी उसको ऐसा टाइम आए कि फिर से वही जघन्य आयु वाला जीव बने, और फिर सेम अवगाहना उसको हो, जघन्य अवगाहना वाला होकर के फिर से उन सेंटर के प्रदेशों पर जन्म ले। तो भैया कितनी बार करना है ऐसा? कि जितनी उसकी जवगन अफगाना में प्रदेश है ना, उतनी एग्जैक्ट वही जगह पर वो जन्म ले। कितने प्रदेश है उस जगन्य अफगाना में? असंख्यात प्रदेश। तो असंख्यातों बार, तो उसको सिर्फ वो सेंटर पॉइंट पे ही जन्म लेना है। तब बोलेंगे कि ओके, अब आपका पर क्षेत्र परावर्तन शुरू हो रहा है। अभी तो शुरू हुआ, खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? चले करे खत्म। हाँ, सुनो कैसे खत्म होगा, ये डायग्राम देखो। तो असंख्यात बार जन्म ले लिया, यहां तक सबको समझ में आया भैया? पक्का पक्का? सिंपल है ना? क्या कि वो जीव, उसकी जितनी अवगाहना है, उस अवगाहना में बहुत सारे प्रदेश है। जैसे मान के चलो ये नाखून जितनी अवगाहना है उसकी, तो उसके प्रदेश कितने हैं? इस नाखून में जितने, असंख्यात प्रदेश। मतलब असंख्यात बार वो एग्जैक्ट इतनी ही अवगाहना को होके उस सेंटर पॉइंट पे जन्म लेने वाला है। अब असंख्यात हो गए कंप्लीट, अब क्या होगा? कि अब उसके बिल्कुल ठीक ऊपर वाले प्रदेश पर जन्म हो, और आयु पूरी करके मर जाए। और फिर कि फिर उसके बाद पूरे लोक में यहाँ जन्म हो जाए। एक मिनट, पूरे लोक में उसका यहाँ जन्म हो जाए, है ना। इसको थोड़ा बड़ा, चलो समझ लेना, मतलब पूरे लोक में उसका इस जगह जन्म हो, इस जगह हो, इस जगह हो, इस जगह हो, इस जगह हो, यहाँ हो, कहीं भी पूरे लोक में, 3 लोक में वो जन्म मरण करता रहे, उसका कुछ भी काउंट नहीं होने वाला है। क्या काउंट होगा? क्या काउंट होगा? कि ये जो सेंटर प्रदेश था ना, इस सेंटर प्रदेश के ठीक ऊपर वाला, बिल्कुल
लगा हुआ प्रदेश, जब वो यहाँ पे एग्जैक्ट इस प्रदेश पर जन्म लेगा, तब बोलेंगे कि ये पर क्षेत्र परावर्तन में एक कदम आगे बढ़ पाया है। ठीक है। अभी इस बीच कितने जन्म मरण हुए, और वो अकेले जन्म मरण ही नहीं हो रहे भैया, वो जन्म मरण के साथ जिस जिस गति में वो जा रहा है, उस गति के उसको दुख तो चल ही रहे हैं ना। अब बताओ, वो यहाँ पे जन्म ले रहा है, अब ये तो मध्य लोक का हिस्सा है, नरक तो है ही नहीं है। अभी इस बीच नरक कितनी बार चला जाएगा ये, और वहां डंडे खा रहा है, वहां तेल में तला रहा है, कुछ भी काउंट नहीं हो रहा है। ओहो। आगे चले। फिर ऐसे, फिर सेकंड प्रदेश पे जन्म लेने के बाद आयु पूरी करके मरे, और फिर पूरे तीन लोक में इधर उधर कहीं भी जन्म मरण करता रहे, वी विल नॉट काउंट। क्या काउंट होगा? कि ठीक उसके ऊपर वाला अगले प्रदेश पर उसका जन्म हो सकता है, ठीक अगले प्रदेश पर जन्म लेने में उसको असंख्यातों असंख्यातों वर्ष लग जाए, कुछ नहीं कह सकते, बहुत सारे भव निकल जाएंगे। फिर ऐसे करते करते ठीक अगले प्रदेश पर ऊपर जन्म हो, फिर ठीक अगले प्रदेश पे ऊपर जन्म, ऐसे कहां तक जाना है उसको? कि लोक के अग्र भाग तक, कि निगोदिया जीव होते हैं ना वो ऊपर तक, तो सिद्ध बन के नहीं, सिद्ध बन जाएगा तो बात ही क्या है। लोक के अग्र भाग तक वो ऐसी निगोद अवस्था में पहुंचेगा ऊपर, और निगोद अवस्था में इसका लोक के मतलब बिल्कुल टिक वहां पे इसका जन्म हो। क्रम से, हाँ, इधर उधर के काउंट होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। फिर फिर ठीक उसके पास वाले प्रदेश पे जन्म हो, है ना, ये वाले प्रदेश पे जन्म हुआ, और फिर उधर से नीचे चलते जाओ, फिर एक नीचे वाले पे जन्म, फिर नीचे वाले, ऐसे नीचे 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 करते करते यहां तक उसकी गाड़ी आ जाए, तो कितना टाइम लगेगा? होगा कि नहीं पर क्षेत्र परावर्तन पूरा? भैया अब तो कर दो, 9 बज गई। अरे हम क्या कर दे, हो ही नहीं रहा है। अब क्या होगा इसके बाद मनीष अंकल जी? कि अब इसके बाद इसके ठीक पास वाले प्रदेश पर उसका जन्म हो। आए समझ में? मैंने ये को थोड़ा, अच्छा ये ऐसा भी हो जाता है, ये इसके ठीक पास वाले प्रदेश पर जन्म हो, फिर उसके ऊपर वाले प्रदेश पे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे करते 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 वापस से ये यहाँ तक जन्म मरण करके पहुंचे, माने इस स्पेसिफिक एरिया में उसका फिर से जन्म हो। राइट। फिर इसके पास वाले प्रदेश पे जन्म ले, फिर उसके नीचे वाले प्रदेशों को कवर करते 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 यहाँ तक पहुंचेगा, फिर उसके पास वाले प्रदेश पे जन्म, तो प्रदेश आपको पता है कितना छोटा होता है। फिर उसको कवर करते 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 ऊपर तक पहुंचे, फिर उसके पास वाले प्रदेश पे जन्म, फिर कवर करते 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 नीचे तक पहुंचे। ओहो हो। एक काम करना, अभी आज कभी आपको नींद नहीं आया ना रात में, तो एक पेन पेपर लेके बैठना, और इधर लोक का नक्शा बनाना, और अपना इतिहास थोड़ा कागज के पन्नों पर उतारना, कि हमने इतने जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण कहाँ कहाँ नहीं किए। ओहो। और फिर भी हमारी इच्छा है क्या? स्वर्गों में जन्म हो जाता तो अच्छी बात हो। तुझे पता है तू अनंत बार स्वर्गों में जन्म लेकर के आ चुका है। हम्म? तो कौन से स्वर्ग में जाने की इच्छा रह गई? 16वें में, कि अनुत्तर में, कि अनुदिश में, कि ग्रेवेक में? बोल रहे इस लोक का एक क्षेत्र, एक प्रदेश ऐसा बाकी नहीं है भाई, जहां तूने जन्म मरण नहीं किया। तू कैसी बात करता है? अब तो थक जा। नहीं नहीं, अमेरिका तो एक बार जाना है, अमेरिका जाना है। तूने अनंत बार जन्म मरण किया है उस अमेरिका में, तेरे को अमेरिका जाना है। मून पे जाना है, मून पे। तो मून पे गया है कि नहीं गया है? मून कोई तीन लोग के बाहर है। मार्स पे जाना है, मून पे जाना है। क्यों मनीष अंकल जी? मैंने जीव की बहिर्मुखता तो देखो, ये बस एक इस आत्मा को नहीं देखना जानना चाहता है, बाकी पूरी दुनिया में जाने का इसको शौक चढ़ा है। और ये क्षेत्र परावर्तन ये बतला रहा है कि ये जीव ने एक प्रदेश ऐसा नहीं बच रहा है जहां जन्म मरण नहीं किए। तो जन्म मरण किए तो तू वहां रहा भी होगा कि नहीं, घुमा फिरा होगा कि नहीं?
कश्मीर की वादियां नहीं देखी? आपको अब सोचो ये पूरा लोक कब ऑरेंज हो जाएगा। ये अपन ऑरेंज कलर से भर रहे हैं ना, ये पूरा का मतलब इस लोक का एक प्रदेश बाकी नहीं रह जाए। पूरे असंख्यातों तो प्रदेश पर ये जीव क्रम से जन्म मरण करे। जिस दिन हो जाएगा ना, तब बोलेंगे कि पर क्षेत्र परावर्तन पूरा हो गया। और ऐसा वो स्व क्षेत्र परावर्तन प्लस पर क्षेत्र परावर्तन, वो मिलकर के क्या हो जाएगा? वो मिलकर के हो गया एक क्षेत्र परावर्तन कंप्लीट, है ना? ये लिखा था ना इसमें। अच्छा आ गया इसका। ये तीन लोक का नक्शा देख लो पूरा भैया। ये थ्री डायमेंशनल नक्शा तीन लोक का। और इस पूरे तीन लोक में जीव हर एक प्रदेश पे जन्म मरण कर रहा है। निकटवर्ती एक आकाश के प्रदेश पर को अवगाहन कर जन्मा, फिर उसके निकटवर्ती आकाश के प्रदेश पर जन्मा। ऐसे क्रम से एक एक प्रदेश आगे बढ़ता हुआ लोकाकाश के सर्व प्रदेशों पर जन्म ले, तब पर क्षेत्र परावर्तन पूर्ण होता। प्रारंभ का क्षेत्र जघन्य अवगाहना वाले शरीर से लिया है। आगे के क्षेत्र पर उत्पत्ति अलग अलग प्रकार की पर्याय में भी हो सकती है। इतनी तो छूट मिली है। ये जो शुरू में था ना वो असंख्यात बार असंख्य जगह, वो सेंटर पॉइंट पे, वहां जरूर जगन्य अवगाहना की बात करी। फिर उसके आगे आगे फिर तू कोई से भी फॉर्म में जन्म ले, तू मनुष्य बन के जन्म ले, तू तिर्यंत बन के जन्म ले, तू नारकी होके जन्म ले, या तू देव बन के जन्म। पर्याय कुछ भी हो सकती है, एरिया वो होना चाहिए। स्वक्षेत्र प्लस परक्षेत्र परावर्तन, तब जाके होगा एक एक क्षेत्र परावर्तन। इस एक क्षेत्र परावर्तन को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? अनंत काल लगेगा। और कहे, हाँ, इस एक क्षेत्र परावर्तन के पूरा होने के टाइम में वो जो द्रव्य परावर्तन पढ़ के आए ना अपन, ऐसे द्रव्य परावर्तन अनंत बार हो जाएंगे, तब जाकर के शायद एक ये क्षेत्र परावर्तन हो पाएगा। वो द्रव्य परावर्तन को ही पूरा होने में अनंत काल लग रहा था। आया समझ में मनीष अंकल जी? एक द्रव्य परावर्तन को पूरा होने में अनंत काल, दो द्रव्य परावर्तन को होने में टू टाइम्स अनंत काल, तीन द्रव्य परावर्तन को पूरा होने में थ्री टाइम्स अनंत काल, 10 द्रव्य परावर्तन को पूरा होने में 10 टाइम्स अनंत काल। और वो बोल रहे हैं ऐसे अनंत टाइम, अनंत काल बीत जाए, माने अनंत द्रव्य परावर्तन होंगे ना, तब एक क्षेत्र परावर्तन होता है। चौगति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच। और अभी तो दो ही परिवर्तन हुए हैं, अभी तो तीन और बच रहे। अब आप समझो ये संसार कितना बड़ा है कि नहीं बड़ा? ऐसे एक क्षेत्र परावर्तन में अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाता है। लोक का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां जीव का जन्म ना हुआ। तो ये जो जीव लिखा है, इस जीव में अपन लोग इंक्लूडेड है कि नहीं है? अपन छठे छठाए हैं। अरे अपन भी वही है भैया, कोई दूसरे अपन के दूसरे जीव थोड़ी है। सर्व जीव आ गए इसमें। ठीक है, अब काल परावर्तन की चर्चा कल से करेंगे, आज तो अपन ने दो परावर्तन को पढ़ा। जी, अब जो प्रश्न है आप लोग पूछ लीजिए। बोलो। अनीता जी, प्रश्न है ना आपका? बोलिए, राजू आंटी। भैया, जब ये जैसे क्षेत्र परावर्तन हो रहा है तब द्रव्य परावर्तन नहीं होगा? हो रहा है ना, वो साइमल्टेनियसली मतलब चल रहा है।
मतलब वो पांचों चलेंगे साथ में, द्रव्य, हाँ, वो क्षेत्र, तो काल, बोला ही ना भव। कि एक क्षेत्र के पूरा होने में तो अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाएंगे। हाँ ठीक है। और भैया जैसे अपन लोग जब जैसे किसी तीर्थंकर का चरित्र पढ़ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि इस स्वर्ग में देव हुआ, फिर उसके बाद दूसरा जन्म हुआ, फिर तुरंत वो दूसरी अच्छी सेट पर आए, तो उनका नहीं होता, ये अब नहीं होगा। उनका ये भी भी। होता है। अरे अच्छा। उनके भी सब परावर्तन होते हैं। पर क्या है, प्रथमान योग का स्टाइल है, समझो। तीर्थन जैसे होता है ना, 10-10 भाव से रिलेशन चल रहे और बस अभी हाँ साधना की और अभी मोक्ष हो गया। ये प्रथमान योग का हाँ। स्टाइल स्टाइल मतलब अब प्रथमान योग करो। में इन बातों को हाईलाइट किया जाता है। पर देखा जाए तो हर जीव का इतिहास अनादिकाल का ही है, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे आचार्य कुंद कुंद हो। हर जीव का इतिहास अनादिकाल का है और उस अनादिकाल के इतिहास को यहाँ बतला रहे हैं। ठीक तो है। जैसे, हाँ जैसे भैया महावीर भगवान है जैसे, तो जब महावीर भगवान को, मतलब जो लास्ट वो, या एक लास्ट भाव के पहले, जैसे शेर की पर्याय से महावीर भगवान के आने तक उनके भी ये हुए होंगे परावर्तन। हेलो। नहीं मतलब वो परावर्तन हेलो। कंप्लीट हुए ऐसा नहीं बोल रहे। वो जो जन्म मरण चल रहा है वो परावर्तन का हिस्सा ही है, यूं बोल रहे हैं। ठीक। है ना? हेलो। वैसे जो भैया जी जीव एक बार जाइए। सम्यक प्राप्त कर लेता है उसके इन परावर्तनों पर पूर्ण विराम लग जाता है। क्यों? क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन में तो उसका मोक्ष हो जाएगा, और क्षेत्र परावर्तन होने में ही अनंत पुद्गल परावर्तन चाहिए। तो उसके अब आगे के ये सारे परावर्तन नहीं है। तो भाई इतने अनंत 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 के अपेक्षा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा अनंत नहीं है, फिर भी अनंत है। चलो बोलिए प्रश्न। आप म्यूट हो गए वापस, म्यूट हो गए वापस। बोलो। भैया जी जाइए। मैं ये हम्म। पूछ रही थी कि जैसे ये जो स्वयंभू रमण समुद्र है यहाँ पर, तो हम्म। ये स्वयंभू रमण समुद्र है, तो ये यहाँ से सिद्ध थोड़ी ना जा सकते हैं। नहीं नहीं, ये कर्म सिद्ध भूमि थोड़ी भगवान तो ना है। सिर्फ प्रश्नाली से जाती है, ये जो दिखाया था ना आपको, क्योंकि वो सिद्ध, ये देखो, ये जो बीच में ये बॉक्स दिख रहा है, हाँ जी। इसको बोलते हैं त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी मतलब ये इतने हाँ। एरिया में ही 2 से लेके 5 इंद्री तक के त्रस जीव पाए जाते हैं। और इसके हाँ बाहर जी। का जितना भी एरिया है, वहां पर तो क्या है, हम्म। तो वहां पर क्या है वहां कि तो वहां पे उससे तो एक इंद्रिय स्थावर जीव रहते हैं। अब बात है कि भैया स्वयंभू एक रमण इंद्री। समुद्र, कि स्वयंभू रमण समुद्र भी इस त्रस नाली के अंदर ही आएगा। पर अच्छा। सिद्ध कौन होता है? मनुष्य। और मनुष्य कहाँ होते हैं? ढाई द्वीप में ही होते हैं। अच्छा। और तो वो एक वो तो स्वयंभू वहां रमण पे तो कौन से फिर नंबर का निगोदिया। द्वीप है? कि वो तो आखिरी नंबर का द्वीप है। तो इतनी आगे कौन जाएगा मनुष्य? मनुष्य तो ढाई द्वीप तक ही जा सकता तो एक ये मगरमच्छ, ये जो मच्छ है, ये तो है। पांच इंद्रिय संगी वो हो गया ना, पंचेंद्रिय जीव हाँ, है। पर तो वहां तो पीरियड निगोदिया है। जीव होते हैं ना। कहाँ पे? शंभु रमण में। नहीं वहां नहीं, पे तो स्वयंभू रमण में पंचेंद्रिय भी है, ये 2 इंद्रिय भी है, 3 इंद्रिय भी, 4 इंद्रिय भी है। वो दृष्ट नाली, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तो। 1 मिनट इसको हाँ आप ये जी। समझो। ये जो दिख रहा है, हम्म। इसको सामने से देखेंगे ना। पाइप। नहीं, वाइट नहीं, रुको। ये जो लाइन दिख रही है ना, ऑरेंज लाइन, हम्म। है ना, ये जो खांचा है पूरा, इसको बोलते हैं दृष्ट नाली। मतलब इतने एरिया के, ये हम्म। यहाँ पे दिखाया है, जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे इसी को दिखाया है। हम्म। इतने एरिया के अंदर हम्म। 2, 3, 4, 5 इंद्रिय जीव भी होते हैं। एक इंद्रिय तो सभी जगह। हम्म। और इतने एरिया के बाहर अब जितना भी एरिया है, कौन सा एरिया है? हम्म। कि ये वाला पूरा एरिया, ये ये पूरा जो एरिया, हाँ ये सारा, अरे, ये यहाँ पे कौन है कि यहाँ सिर्फ एक इंद्रिय जीव होंगे। तो तो ये एक इसलिए इंद्रिय जीव होंगे, तो मनुष्य ये, ये रस नाड़ी भी इतनी और सिद्धशिला भी इतनी, तो यही मेरे ढाई को ना वो पूछना उतनी। है कि जो त्रस नाड़ी से बाहर जो ये मच्छ है, ये तो पंचेंद्रिय हो गई ना। त्रसनाड़ी के बाहर थोड़ी है, मध्य लोक के अंदर अंदर ही है ना त्रसनाड़ी। ये त्रसनाड़ी इतनी बड़ी है, उसमें असंख्या तो द्वीप समुद्र सब आ जाते हैं। अच्छा।
अच्छा, ये हम्म। तरसनाड़ी के अंदर आएंगे ये स्वयंभू रमण हाँ समुद्र? हाँ, इसके अंदर ही है सब, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो और जो अभी आपने बोला था कि जो जीव कहाँ तक एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए, तो मेरे मन में यही क्वेश्चन आया था कि वो सर्वार्थ सिद्धि तक नहीं गए वो, हम नहीं, जा सकते अभी ना तक। सर्वार सिद्धि तक, देव बन के ना जाए, एक इंद्री बन करके चला जाए। हाँ, एक इंद्री बन के जा सकते हम्म। हैं। क्योंकि अपने और को तो एक ये उस बात जगह पे पूछनी थी। जन्म कराना है, वो किसी भी पर्याय में जन्म हो। हम्म। हम्म। और एक ठीक है। ये हाँ। पूछना था, जो आपने एक बार बताया था कि 32 बार मुनि बन के हम संसार, पूरे संसार में 32 बार मुनि बन सकते हैं। तो वो कैसे फिर, जो कहते हैं ना कि मेरू पर्वत तक पीछे इकट्ठी हो गई है, इतनी बार हमने मुनि बन चुके हैं। हम्म। ये मैंने तो नहीं बताया होगा, पर ऐसा बात चलती है। उसके कुछ प्रमाण हैं, वो मैं आपको देख करके बताऊंगा, है ना। वो देख करके ठीक बताऊंगा मैं है। आपको। और वो जो लिखा है कि भाई अनंत बार जीव मुनि बनता है, तो वो अज्ञानी दशा में मुनि पद धारण करता है, उसकी बात है। अच्छा। हम्म। ठीक। मुनि चल। पद धारण कर ले, पर मिथ्या दृष्टिपना बना रहे, तो फिर वो यथार्थ मुनि पद नहीं कहलाएगा ना, वो तो अज्ञान दशा है। उसको सम्यक नहीं होने से उसको काउंट नहीं किए करेंगे उसमें। ठीक ठीक है। है। चलो, ठीक है। जिनवाणी। और कुछ पूछना है? हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा है सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जिनेंद्र।